गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे आज के विचारक जीन जैक्स रूसो, अर्थात हम इनको रूसो के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आज हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक हैं रूसो, जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि हम पिछली कक्षा में हमारे जो समझौतावादी विचारक हैं, सबसे पहले हमने हॉब्स के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में हमने लॉक के बारे में अध्ययन किया और आज हमारे अंतिम समझौतावादी विचारक रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो ने अपने जो समझौता संबंधी जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार प्रदान किए हैं, वे बेहद ही वास्तविकता के करीब और वर्तमान जो भी हमारे राजनीतिक चिंतन है उसके इतिहास में काफ़ी कुछ परिशुद्ध रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के संबंध में हम समझते हैं। देखिए, इनका बेहद विश्व प्रसिद्ध एक कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस कथन का बेहद ही विस्तृत व्यापक अर्थ है, जो मैं आगे आने वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। लेकिन ये विभिन्न आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा गया कई बार प्रश्न है, ये कथन किसके द्वारा प्रस्तावित है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह रूसो के द्वारा अपना प्रसिद्ध कथन प्रतिपादित किया गया। लेकिन सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के संबंध में कुछ अध्ययन करते हैं। तो देखिए, रूसो मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जो परिवार था वो फ्रांस का रहने वाला था। लेकिन जो रूसो का जन्म है वो 28 जून 1712 जेनेवा में हुआ। 28 जून 1712 में जेनेवा में हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसलिए इनके जो जन्म का उल्लेख है वो स्विट्जरलैंड के आइजक गणराज्य में बताया गया है। अब देखो, ये जन्म से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि इनका जन्म के साथ ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के साथ इनकी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। रूसो ने स्वयं लिखा है कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मेरा दुर्भाग्य यही था कि मेरा जन्म हुआ और दूसरी तरफ मेरी माँ चली गई, तो मैं जन्म के साथ ही दुर्भाग्य लेकर पैदा हुआ, अच्छा भाग्य लेके पैदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है। अब इनके जो पिता हैं वो एक कुशल घड़ीसाज व्यक्ति थे। घड़ी के यूँ समझे कि बहुत बड़े तकनीशियन थे या कारीगर थे, या घड़ी को जो रिपेयरिंग करने वाले जो घड़ीसाज होते हैं उनके रूप में वो जाने जाते थे। लेकिन उनका चरित्र अस्थिर था, अस्थिर चरित्र के व्यक्ति थे, अर्थात उसमें किसी प्रकार के उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अलग ही प्रकृति के इंसान थे और अस्थिर और विकृत चरित्र के एक इंसान थे। इसलिए जब इस प्रकार के चरित्र से संपन्न कोई व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि उसके कार्य परिवार के सब पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए पिता के चरित्र के कारण रूसो ने कभी भी नियमित शिक्षा व्यवस्था नहीं ले पाई और नहीं हो पाई। रूसो ने अपनी नियमित शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए। अब शिक्षा देना तो दूर, अपने पुत्र को अवांछनीय व्यसनों से मुक्त मतलब साथी बना लिया। इनके पिता के ऐसे जो व्यसन थे, ऐसे उनकी गंदी आदतें थी, खुद तो थे साथ ही बच्चे को भी, रूसो को भी उनसे उसमें लिप्त कर दिया गया। विभिन्न प्रकार के नशों से, अवांछनीय व्यसनों से उनको साथ में जोड़ दिया, उसका साथी बना लिया। तो सोचो कि जब इस प्रकार के बाल्य अवस्था पर इतने कुप्रभावित वाले कार्यों से वो साथ जोड़ रहा है तो उसके बच्चे के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी बच्चे की जो एक फाउंडेशन, जो बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था में उसके लिए एक उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था की जो ज़रूरत होती है, उससे परे हटकर उसके पिताजी हैं वो उसको अवांछनीय व्यसनों से साथ मतलब जोड़ दिया गया या अपने साथी बना लिया उसको, दोनों मिलकर अब वो नशाखोरी करने लग गए। अब देखो, जब इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, पल रहा है, तो स्वाभाविक वो आवारागर्दी में तो जाएंगे। अब 16 वर्ष की आयु हुई और उन्होंने आवारागर्दी शुरू कर दी गई। किसने? रूसो ने। संस्कार ही कुछ ऐसे थे उसके बाल्यावस्था में, उसको उसके पालन पोषण उस प्रकार से हुआ कि वो शिक्षा से तो दूर होता चला गया, आवारागर्दी, नशाखोरी, इस प्रकार के वो कामों में लिप्त हो गए, दर दर भटकता रहा। अब जब आवारागर्दी करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका पहला काम दर दर भटकना होता है। अपने अहंकार और अशिष्ट व्यवहार के कारण किसी से उसकी मित्रता भी नहीं हो सकती। उसका व्यवहार, उसका चरित्र ऐसा बन गया, घमंडी व्यवहार हो गया और अशिष्ट व्यवहार हो गया। इससे उसका कोई भी प्रारंभिक आयु में प्रौढ़ा मतलब जो युवावस्था की प्रारंभिक जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था जिसको कहते हैं, इस दौर में न तो उसका कोई मित्र है और व्यवहार से बहुत खराब प्रकृति के रूसो में देखने को मिलता है। अब हुआ ये कि एक बार उसके पिता पर एक छोटा सा केस लग गया। अब केस के कारण वो रूसो को छोड़ के चले गए। अब इसका लालन पालन इसके चाचा ने किया। किसके? रूसो के। अब चाचा ने क्या किया कि उसको छोटी सी उम्र में काम पर लगा दिया। एक दिन रूसो दोस्तों के साथ घूमते हुए अपने शहर से बाहर चला गया और घर देर से आया। अब चाचा के प्रकोप से बचने के लिए उसने कहा कि अगर लेट तो हो ही गए, घर पे जाएंगे तो चाचा पीटेंगे, तो क्यों नहीं यहाँ से भाग कर ही चले जाएंगे। तो वो फिर क्या हुआ, वो अपने चाचा के प्रकोप से बचने के लिए फ्रांस भाग गया और फ्रांस आकर यहाँ पर एक होटल में काम करने लग गया। ठीक है। अब होटल में काम कर रहा था तो यहाँ पर रूसो में कई उच्च संप्रांत वर्ग के महिलाओं से संपर्क हुआ। उस होटल में काम करते हुए उच्च परिवार, संप्रांत परिवार की महिलाओं से संपर्क हुआ। इन महिलाओं ने रूसो को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया। जो महिला होटल में आती थी, उनके संपर्क आने से उन महिलाओं ने रूसो को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया और उनके सहयोग से रूसो ने डिजान एकेडमी में एक जो निबंध प्रतियोगिता हुई उसमें प्रेरित किया कि रूसो आप भी इस एकेडमी में आइए और इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस होटल में कई प्रकार के ऐसे अच्छे शैक्षणिक कार्य और कुछ सामाजिक कार्य होते थे और एक जो वहाँ की एकेडमी थी जिसका नाम था डिजान एकेडमी। डिजान एकेडमी की ये सभी महिलाएं मेंबर थी और उन्होंने देखा कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, इसलिए उन्होंने प्रेरित किया कि आप आइए, डिजाइन एकेडमी का एक बहुत बड़ा निबंध प्रतियोगिता हो रही है, आप उसमें भाग लीजिए। ठीक है। इसलिए ये जो डिजाइन एकेडमी है वो पेरिस की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था थी और वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग विषयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करता रहता था। अब जब उन महिलाओं ने रूसो को बताया, रूसो आया और इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उसका शीर्षक क्या था? शीर्षक ये था, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। कहने का तात्पर्य टाइटल क्या था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने क्या नैतिकता का पतन किया है या नैतिकता का उत्कर्ष किया है? इस विषय पर आप अपने विचार क्या है आप लिखिए। इस टाइटल पर उन्होंने अपने जो विचार लिखे, हुआ ये कि डिजाइन एकेडमी में इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बहुत ही बड़ा एक सम्मान मिला, सबकी नज़रों में आए और रूसो की वाहवाही हुई क्योंकि इन्होंने जो विचार दिए वास्तव में बेहद, अभी तक के जो विचार दिए उनमें अलग थे, तो सबकी नज़र में रूसो आ गए।
अब ये सब उसने जो लिखा, इसका कारण क्या था? रूसो के अपने जीवन में कुछ कटुताएं भोगने के कारण समाज के विरुद्ध विद्रोही बन चुका था स्वाभाविक रूप से, क्योंकि माँ की मृत्यु, पिता का अस्थिर चरित्र, चाचा का प्रकोप, तो उसके जीवन में जो भी मिला सब बुरा ही मिला, अच्छा मिला ही नहीं। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समाज का विद्रोही हो चुका था। उसने लिखा कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। उसके अगेंस्ट में लिखा कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का नैतिक पतन किया, हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। मतलब वो पुनः उस आदिमकालीन अवस्था में जाना चाहता है जहाँ मनुष्य कभी रहा करता था। मनुष्य अपने उद्भव के प्रारंभ के समय किसी प्रकार का मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था, अपने मन मस्त होकर, मग्न होकर अपनी दुनिया में मस्त रहता था। किसी प्रकार की कोई कटुता, कोई चतुराई, कोई किसी का द्वेष, किसी का स्वार्थ कुछ भी नहीं था, भोलापन था। बिल्कुल जंगली जीवन जैसा विचरण करो, आराम से रहो, किसी के पास कोई संपत्ति नहीं, सब एक समान, सब निर्धन, भूख लगी खाओ, फल फ्रूट जो भी कंदमूल जो जंगल में मिला खा लिया, सो गए, खड़े हो गए, सो गए, खा लिया, इस प्रकार की। तो ये कहते हैं कि विज्ञान और कला की जितनी प्रगति हुई उतना ही हमारे मनुष्य के नैतिक गुणों का पतन किया है। मैं तो चाहता हूँ कि हम फिर से उस दुनिया में चले जाएं, कभी एक जमाने में हुआ करते थे, उस दुनिया में जहाँ किसी प्रकार का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, उस दुनिया में हम जाना चाहते हैं, वही हमें सुखी बना सकती है। अब इस प्रकार के विचार रखने वाला पहली बार कोई व्यक्ति था और इसके कारण ही वो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन जब ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किंतु रूसो के जीवन पर इस सम्मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टी प्रतिक्रिया विपरीत हुई, प्रतिक्रिया विपरीत हुई। जब तुम प्रथम आ गए, वो फ्रांस के बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक, प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े लोगों के, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोगों के मध्य आपकी पहचान बनी, तो एक स्वाभाविक है कि आदमी का एक स्तर ऊपर उठता, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भद्र समाज से संबंध विच्छेद करके निम्न वर्ग के साथ घनिष्ठ मेल मिलाप शुरू कर दिया। अब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जो उसकी पहचान बनी, उनको छोड़कर बिल्कुल आवारागर्दी, गरीब, बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों के साथ उसने अपनी दोस्ती बनानी शुरू की और वही उन्हें मेल मिलाप। वह पुनः उस दुनिया से लौटकर गरीब, अशिक्षित ऐसे लोगों के साथ तो रहना उसने शुरू कर दिया गया। फिर 4 साल बाद पुनः 1754 में एक बार डिजाइन एकेडमी ने पुनः अपना एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। अब इस प्रतियोगिता का जो शीर्षक था वो ये था, असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, यानी असमानता, इनइक्वलिटी क्यों पैदा होती है, उसका आधार क्या है। फिर इसमें भी उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर प्रहार किया? निजी संपत्ति, कि निजी संपत्ति के कारण ही असमानता बढ़ती है। उसने कहा विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। विषमता का कारण क्या है? निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति व्यक्ति हमेशा बढ़ाना चाहता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि निजी संपत्ति ही हमारी असमानता का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब उसमें भी उन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, लेकिन वही प्रभाव तो उनका उल्टा रहा। दीदरो तत्कालीन फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक दीदो और वाल्तेर रूसो के मित्र थे, और जो 1754 में जो लिखा अपना जो निबंध है वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गया, के भाषा में उसका अनुवाद हुआ। ठीक है, और यही इनइक्वलिटी जो प्रॉपर्टी की उन्होंने बताया है, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, उसमें उनका जो विचार दिए गए थे। आपको पता होगा कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, फ्रांस में जो क्रांति हुई, उन क्रांतिकारियों के लिए ये निबंध एक प्रकार से उनका बाइबिल बना, और बाइबिल के रूप में, मतलब जिस प्रकार से बाइबिल की अपना एक धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से इन क्रांतिकारियों ने रूसो का जो निबंध है और रूसो ने जो विचार दिए, उन्हीं को अपना बाइबिल के समकक्ष मानकर अपनी क्रांति को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दीदरो, वाल्तेर, होम, पर इसके मित्र बने और इनके साथ रहकर उन्होंने अपने
आगे के जीवन बिताए। ये थे इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ घटनाक्रम। अब हम देखते हैं उनकी रचनाएं। देखिए, पहले जो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने 2 निम्न लिखे थे कि क्या विज्ञान और कला ने मनुष्य की अवनति में कोई योगदान दिया है। दूसरा था समाज विषमता कैसे पैदा हुई, अर्थात निजी प्रॉपर्टी की जो बात की उन्होंने। ठीक है, तो ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध 2 निबंध है, डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस, और दूसरा था डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपको याद रखना है, 2 निबंध है। और उनकी जो पुस्तक है, पहली पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें उन्होंने अपने आदर्श राज्य का पूरा विवरण दिया हुआ है। आदर्श राज्य से संबंधित पूरा उल्लेख किया गया है। और सबसे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत, सामान्य इच्छा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामान्य इच्छा, जनरल विल और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में पूरा अपना वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अगला जो है वो है इनकी पुस्तक है द इमाइल। अभी जो इमाइल है, ये शिक्षा पर आज तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शिक्षा पर लिखा हुआ अब तक का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का उल्लेख ज़्यादा किया गया है, इसलिए इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके लिखा गया था। तो आपको याद रखनी है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमाइल। इसके अलावा उनकी जो पुस्तकें हैं वो है कन्फेशन है, डायलॉग्स है, लेटर्स द लॉ माउंटेन है, रेवरीज है, न्यू हेलाइजे है, सॉलिसिटर वॉकर है, लिंग्विस्टिक है, द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड है। लेकिन ये आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 3 पुस्तकों के नाम जरूर याद रखने हैं जो प्राय आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमाइल। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम उनके अध्ययन पद्धति की बात करें तो रूसो यहाँ पर अध्ययन पद्धति के मामले में पूरी तरह हॉब्स के समान है। हॉब्स के विचारों से बिल्कुल सहमति रखते हैं। उन्होंने इतिहास का सहारा लेकर अनुभूति मूलक पद्धति का अनुगमन किया है। कहने का मतलब हिस्ट्री में जाकर वहाँ से उन्होंने कुछ अपनी जानकारी लेकर अनुभूति मूलक पद्धति जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है उसी पद्धति का अनुगमन करते हुए उन्होंने अपने विभिन्न विषयों चिंतन में इस पद्धति का सहारा लेते हुए प्रयोग किया है। ठीक है, रूसो है वो प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हॉब्स सभी से प्रभावित रहे और उन्हीं के भांति रूसो भी मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसलिए वहान कहते हैं कि रूसो ने लॉक के शिष्य के रूप में आरंभ किया। अपने विकास के महत्वपूर्ण वर्षों में पूरे हृदय के साथ प्लेटो के शिष्य रहे और अंत तक वे मॉन्टेस्क्यू के जादू में आ गए। कहने का मतलब समय समय जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वे अपने अलग अलग विचारों से, अलग अलग विचारकों के चिंतन से वो प्रभावित होते गए। ठीक है, इसलिए रूसो ने अपने ग्रंथ इमाइल में लिखा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, वाल्टेर कहा करते थे, वाल्टेर रूसो के बारे में क्या कहते थे कि यह एक नीम हकीम जंगली है, हु करने वाला उल्लू है, स्विचवाची चक्कर है, डायोजीनियस के कुत्ते तथा हीरोस्टेस की कुतिया की दोगली संतान का है। सोचो आप कितना इनके बारे में वॉल्टेयर ने कहा। ठीक है, रूसो ने एक नारा भी दिया था कि प्रकृति की ओर लौट चलो। ठीक है, और अपने संपत्ति संबंधी विचार कहते हैं कि जैसे ही कुछ लोग भूमि को घेर लेते हैं, कहते हैं ये मेरी है, वैसे ही निजी संपत्ति का उद्भव होता है। ठीक है, नेपोलियन कहते हैं कि यदि रूसो नहीं होता
तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। रूसो नहीं होते तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। रूसो कहते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दें, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है। बोसाके खुद कहते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक और सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। जर्मिनो दांते भी समुदाय की श्रेष्ठ भावना रूसो को कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए। वाहन भी कहते हैं कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का लेवियथन है जिसका मस्तक काट दिया है। ये कथन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है। क्या कथन है? रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का लेवियथन है बस जिसका मस्तक काट दिया गया है। ठीक है। हॉब्स का जो संप्रभु मानवदेह है वह रूसो का संप्रभु का निवास सामान्य इच्छा को मानता है। इसलिए जीडीएस कॉल भी कहते हैं कि रूसो है वो राज दर्शन का पिता है। रूसो राज दर्शन का पिता है, ये जीडीएस कॉल का अपना कथन है। तो ये हमारे अलग अलग विचारकों के रूसो के बारे में कुछ कथन थे जिनको आपसे रूबरू करवाया।